हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे पीजीडी इकोनॉमिक्स के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स। तो इन कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको मिलेगा आपके एग्ज़ाम्स में मेरिट में अपना नाम देखने का मौका। तो इंतज़ार क्यों कर रहे हो? फटाफट से जितनी भी क्लासेस अब तक हुई हैं सभी की सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और सभी से क्वेश्चंस बनेंगे, ये भी तय है। तो अगर आप पीजीटी लेवल पर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए। इवन देखने ही नहीं चाहिए, you should also share all these videos and suggest this channel to your friends, colleagues and everyone who is belongs to the commerce community, right? तो बेसिकली कहानी क्या है? कहानी ये है कि यहाँ पर हम चला रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहाँ पर आपको हर कॉन्सेप्ट्स के बारे में मिलेगी डेप्थ इन्फॉर्मेशन, जहाँ से आप अपना एमसीक्यू कर लेंगे बिल्कुल एकदम से क्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुरंत जाकर के अपने पहले वीडियोस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देखिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आए, आपको थोड़ा सा कम एफर्ट लगाना पड़े। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। और हम दोनों ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अब यहां पर कहानी है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कहता क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कहता क्या है? कॉस्ट का मतलब क्या है ना? कॉस्ट का मतलब क्या है? देखिए, अगर इन साधारण भाषा में कॉस्ट से मतलब समझा जाए तो कॉस्ट का मतलब होता है लागत। अब किसी भी बिजनेस को शुरू करने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा। सबसे पहली ज़रूरत किसकी पड़ती है? मटेरियल की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? मटेरियल की। और दूसरी जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो किसकी पड़ती है? लेबर की। ये हमने पहले डिस्कस किए थे, है ना। लेकिन अब मान के चलिए, जैसे क्या केवल लेबर और मटेरियल ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्या जहाँ पर हमने ज़मीन ली हुई है उसका अगर हमें रेंट पे करना है, क्या वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। क्या जो लोन हमने बोरो किया हुआ है उस पर जो खर्चा हो रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, क्या वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या जो सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है, क्या वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या पैकिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ओ माय गॉड, इतनी सारी कॉस्ट्स होती हैं। हाँ भाई, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चर करते हो या उसको प्रोड्यूस करते हो तो आपको बहुत सारी जो कॉस्ट्स हैं उन्हें उनके साथ डील करने का जो है आपको उनके साथ आपको डील करना पड़ता है। बहुत सारी कॉस्ट के साथ आपको डील करना पड़ता है। अब इनमें कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं? तो दो कॉस्ट के बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या कहती है? एक्सप्लिसिट जो हमें दूसरे व्यक्ति को देनी है, जो हमें दूसरे व्यक्ति को देनी है उसको क्या बोलने हैं? एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या? अब देखिए, मैंने किसी व्यक्ति को हायर करा कि साहब आप मेरे अकाउंट से संभालिए, तो उस व्यक्ति को मैं 15,000 20,000 जो भी सैलरी दे रहा हूँ वो सैलरी क्या कहलाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। अब वहीं पर मेरी कहीं पर एक ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, मुझे बिजनेस भी करना था। अब आप कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस और उसका जो ऑनर है उन दोनों को अलग अलग कंसिडर किया जाता है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट लगता है। अब जो बिजनेस लैंड यूज कर रहा है वो किसकी है? मेरी है। लेकिन क्या वो बिजनेस के नाम पर है या मेरे नाम पर है? ऑब्वियसली मेरे नाम पर है, मैंने बिजनेस के नाम पर नहीं किया। तो क्या बिजनेस किसी दूसरे व्यक्ति की लैंड यूज कर रहा है? ऑब्वियसली यस। तो क्या अगर आप किसी व्यक्ति की लैंड यूज करते हैं अपने पर्सनल काम या किसी भी ऑफिशियल काम के लिए, तो क्या आपको उसका रेंट देना पड़ता है? बिल्कुल देना पड़ता है। तो बिजनेस रेंट किसे देगा?
किसी दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं, मुझे रेंट मिलने वाला है। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे मुझे अकाउंटेंट रखना था यार, मुझ पे बहुत अच्छे से अकाउंट्स आते हैं, छोटा सा बिजनेस है, सारे अकाउंट में ही मैनेज कर सकता हूँ, या अब मेरी फर्म बड़ी हो गई, नाउ आई विल बिकम द सीईओ, तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को सीईओ रख करके उसे सैलरी दूंगा। अभी क्या है, मैं खुद अपनी पोजीशन वो मैंने क्रिएट कर लिया कि मैं सीईओ हूँ और वो सैलरी मैं खुद एक्वायर कर रहा हूँ। दैट्स नॉन इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर हो गया का, ये बात समझ में आ गई। तो इन दोनों को मिला करके कॉस्ट बनती है, इन दोनों को मिला करके क्या बनती है, कॉस्ट बनती है। और कॉस्ट को हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने अवसर लागत के रूप में मेजर किया जाता है। जब आप उसको लगाओगे उसी के बाद आपको उस पर रिटर्न मिलेगा, पहले रिटर्न मिलेगा उसके बाद आप कॉस्ट लगाओगे, नहीं संभव है। क्लियर हो गई कहानी। ये वाली 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। कई बार कॉस्ट आपसे कोई एक पूछ लेगा, जैसे आप लैंड वाला ही मान लीजिए, है ना, कि खुद को हमने जो है रेंट देते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है, तो उसमें वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, एक्सप्लिसिट के इम्प्लिसिट। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हमारा वो बन जाता है, तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद आता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और एक आता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को समझने के लिए हमें वापस से ना पीछे वाले लेक्चर्स पे जाना पड़ेगा, जहाँ पर हमने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को बहुत अच्छे से क्या किया है, समझा है। फिक्स्ड माने स्थिर लागत, स्थिर का मतलब क्या है, जो शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं होने वाली है। अगर वो चेंज नहीं होने वाली है किसी भी तरह से, वो नहीं होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से आपको कोई एक्सपेंडिचर दे देगा, कोई कॉस्ट का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताइए किस तरह की कॉस्ट है ना, जैसे लाइसेंस फ़ी आपसे कह देगा और पूछ लेगा कि बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर है ये, कौन सी कॉस्ट है ये। इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि फिक्स कॉस्ट होती क्या है, एक ऐसी कॉस्ट जो केवल एक ही बार लगने वाली है। एक बात मुझे बताओ, आपके यहाँ पर कोई परमानेंट एम्प्लॉय है, आप उसको हर मंथली बेसिस पर सैलरी देते हो, यस इट इज़ फिक्स्ड और नॉट, ऑब्वियसली इट इज़ फिक्स्ड, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आपने इस महीने उसको 1000 सैलरी दी, अगले महीने 1500 कर दिया और नेक्स्ट मंथ 800 रुपये कर दिया, फिक्स्ड है। लाइसेंस फ़ी एक ही बार दी जाती है, फिक्स है ना, यस और नो। अब आपने कोई गाड़ी खरीदी, मान के चलिए 40 लाख की आपने गाड़ी खरीदी, तो क्या जो गाड़ी आपने खरीदी है क्या वो फिक्स्ड है या नहीं है, तो आप कहोगे यस डेफिनेटली। इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, हमेशा स्थिर होती है। अब इसका प्रोडक्शन में क्या काम है, देखो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन की बात करते हैं, मतलब ये है कि आप अगर एक यूनिट बना रहे हो मशीन से, तो भी आपका यूज़ उस मशीन में होगा, तो भी आपका यूज़ होगा उस मशीन का। और अगर आप 10,000 यूनिट बना रहे हो तो भी उस मशीन का यूज़ होगा। मैं उदाहरण के तौर पर एक बहुत सिंपल सा लेकर के चलते हैं। मान के चलिए आपके घर में जनरेटर है, होता ही है, ठीक है। अब आपने जनरेटर चलाया, ठीक है। अब आपने जनरेटर जब चलाया तो डेफिनेटली उस पर कॉस्ट आएगी, पेट्रोल से ही चलेगा, डीजल जो भी है ना, चलेगा उससे। अब जब उससे वो चलेगा, ठीक है, तो अब चाहे उस जनरेटर को आपने 1 घंटे चलाया, ठीक है, कितना घंटे चलाया, 1 घंटे चलाया। अब आप उससे 1 कमरे के चलाओ पंखे, या 2 कमरे के चलाओ, या 3 कमरे के चलाओ, उसकी कॉस्ट तो उतनी ही आनी है। यस और नो, एग्री विद दिस, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है, इसका जैसे उदाहरण के तौर पर दूसरा मान लीजिए कि आपको गाड़ी लेकर के जानी है, आपको क्या लेकर के जाना है, गाड़ी लेकर के जाना है कहीं, यहाँ से 200-300 किलोमीटर। अब चाहे आप एक व्यक्ति को बिठा करके ले जाओ, चाहे उसमें 5 व्यक्तियों को बिठा करके ले जाओ, उस पर आने वाला खर्चा तो फिक्स ही रहेगा, उसमें तो किसी भी तरह का चेंज आएगा नहीं। तो ऐसे ही प्रोडक्शन में होता है। जब हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो जिस मशीनरी, जिन वेरिएबल्स का हम उनमें यूज़ कर रहे हैं, जिन फैक्टर्स का उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, जो
नंबर ऑफ प्रोडक्शन के साथ या नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज नहीं होते। ऐसे एक्सपेंडिचर और कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। और इसका कर्व कुछ इस तरह से बनता है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा कि जैसे जैसे आपका यूनिट जो है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है या यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो आपका बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे वेरिएबल भी आपका बढ़ता चला जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मान कर के चलिए 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध में, ठीक है, 1 लीटर दूध में 250 ग्राम 250 ग्राम जो है मावा बनता है। यस, एग्री? अब एग्री हो मत हो, मान के चलो 1 लीटर दूध में कितना मावा बना सकते हो? 250 ग्राम। यस, आपको कितने मावे की रिक्वायरमेंट है? 1 kg मावे की रिक्वायरमेंट है। आपका नंबर ऑफ आउटपुट बढ़ गया, यूनिट बढ़ गई, 250 ग्राम से कितना? 1 kg। तो आपको कितने मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी? देन यू विल से सर 4 लीटर मिल्क। कितने लीटर मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी? 4 लीटर मिल्क की। यस, क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते ही आपके जो वेरिएबल हैं, आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और वो भी प्रोडक्शन के साथ साथ जो है मूव करने लगते हैं। अगर यूनिट्स बढ़ेंगी तो आपके वो फैक्टर्स भी बढ़ेंगे और अगर यूनिट कम होंगी तो आपके वो फैक्टर्स भी कम होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसी कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। कई बार आपसे पूछ लेगा 4 स्टेटमेंट्स दे करके बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्राइम कॉस्ट। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छे से डिटेल, अब आप एमसीक्यू अगर करोगे तो आपको एक ही चीज़ के बारे में पता होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये चीज़ कॉन्सेप्ट करके चलोगे तो आपको उसके डेप्थ में पता रहेगा कि भाई इन चीज़ों से जो है प्रोडक्शन पर या वेरिएबल्स पर फर्क पड़ सकता है। तो अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी जो हो रही है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लियर हो गई ये वाली कहानी? अब जब इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट है और यहाँ पर जो है वेरिएबल कॉस्ट है। इन दोनों को मिला करके बनती है टोटल कॉस्ट। अब इन तीनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। एक हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक हो गया टोटल कॉस्ट। तो पहले हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे लेकिन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो आ रही थी। वो तो आप कुछ भी करो मत करो वो तो आनी ही आनी है, वो तो तय है। जैसे बिजली का बिल, उस पर आपको फिक्स्ड जो है आपको उतना पे कर नहीं करना है, चाहे पूरी महीने बिजली यूज़ करो या मत करो, वो फिक्स है उसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी? 10 यूनिट्स, 10 रुपीज़। फिर हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई और आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ गई। और इसी तरह से जब आप देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। क्या क्या पता चलेगा? कि आपका जो TFC है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, दैट इज कांस्टेंट एट ऑल द लेवल। जो हमारा TFC है वो स्थिर है। वो क्या है? हमारा स्थिर है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। एग्री? और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ, क्या वो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ जो है जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये देखिए, ये बढ़ रही है। ठीक है। और तीसरी कहानी मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है तो उस ही के पैरेलल हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। अब आप यहाँ पर जब देखोगे तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के हर लेवल पर आपको 10 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वो 10 का डिफरेंस किस चीज़ का है? यहाँ पर ये जो डिफरेंस है या जो गैप यहाँ पर है वही गैप यहाँ पर है और जो गैप यहाँ पर है वही गैप यहाँ पर है। ये जो कवर हो रहा है ये हो रहा है TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर हो गई कहानी? तो TVC जो है बढ़ेगा आउटपुट के साथ, टोटल कॉस्ट जो होता है वो पैरेलल होता है किसके? TVC के। क्लियर हो गया? और TC जो है, TC और TVC जो है, TC और TVC कर्व जो है दे शोज द डिफरेंस। ये दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर दिखाता है TFC।
इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दिखाता है, टीएफसी। तो टीएफसी को हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कहाँ गया टीएफसी को हम ये भी कह सकते हैं टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं, और अगर बातें यहाँ तक समझ में आ गई हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने एक कॉस्ट निकल करके आती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये क्या है, देखो समझो, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट है। अब यहाँ पर 10 यूनिट है, वो तो फिक्स्ड ही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 आ रहा है। अब 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, कितनी यूनिट पर, 2। तो 1 यूनिट पर कितना हो रहा होगा, ऑब्वियसली 5। 3 रुपये 33 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे। तो जैसे जैसे, अब देखो इसको एक बहुत आसान तरीका है समझने का। यहाँ से हम जहाँ से मैं एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से हापुड़ सिटी है, ठीक है। यहाँ से हम गए देहरादून, ठीक है, एक गाड़ी करके गए, ठीक है। और उसका रेंट 3 दिन के लिए, तो उसने उसका रेंट लिया मान लीजिए 10,000 रुपये, ठीक है। रियल बेस्ड फैक्ट स्टोरी है बस, ठीक है ना। तो एक थोड़ा बिल्कुल एक्यूरेट ना लेकर के थोड़ा वो लेते हैं ना, नियर बाय। तो 10,000 मान के चलिए उसने लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान के चलिए 7 लोगों 7 सीटर कार है ना। अब उस गाड़ी का कॉस्ट क्या हुआ, फिक्स हो गया 10,000 रुपये। यस और नो, एग्री विद दिस। अगर वो गाड़ी मैं यहाँ से देहरादून खाली भेजूँ और वो मंगाऊँ तो भी वो 10,000 ही लेगा, यस एग्री। अगर मैं उसमें 4 लोगों को बैठा करके भेजूँ तो भी 10,000 है। अच्छा, 4 लोगों को अगर मैं भेजता हूँ तो कितना रुपया पड़ेगा, 2500 रुपये, यस और नो। कितने रुपए ईच हेड पड़ेगा, 2500 रुपये। अब वहीं पर अगर मैं उस गाड़ी में जो है 8 लोगों को बेचता हूँ, कितने लोगों को भेज रहा हूँ भाई, 8 लोगों को, सॉरी 7 सीटर है ना, तो 7 लोगों को मैं भेज रहा हूँ। तो अगर मैं 7 लोगों को भेज रहा हूँ तो ए पर हेड जो है वो मेरा 1429 मान लो, राउंड फिगर में 1429 रुपये पर हेड पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे आप की फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, आपका जो कॉस्ट है वो उतना ही ज़्यादा कम आएगा पर यूनिट के हिसाब से, है ना। अब यहाँ पर हमने वही बात करी है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि टोटल जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, आउटपुट से डिवाइड कर दिया। तो स्टार्टिंग जब हमारा प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है तब हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी क्या होती चली जाएगी, डिक्लाइन होती चली जाएगी। और फिर एट लास्ट ये एक शेप बना देगी जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जान लेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एवरेज फिक्स, अभी इनका रिलेशन भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अब देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बाद हमने क्या पढ़ा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सेम कहानी। अब हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारा जो कॉस्ट है वो भी क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, यस और नो, एग्री। तो अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 20, 14 और 34 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, 11.33 इसी पर ले रहे हैं, है ना। और 38 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 9.5, 42 डिवाइडेड बाय 5 8.4, है ना। और 38 डिवाइडेड बाय 6 6.33 6.33। क्लियर है ये वाली कहानी? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये घट रहा है।
अब यहाँ पर हम जब देखेंगे, यहाँ पर जब हम देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पर हमें समझ में आ रही है कि हम प्रोडक्शन बढ़ेगा भी और समय समय पर प्रोडक्शन जो होगा वो घटेगा भी। तो जब हम एक्चुअल इसका कर्व बना करके चलते हैं तो हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो वो हमारा किस शेप में आ जाता है, यू शेप में आ जाता है। क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की मल्टी को जब आप डिवाइड कर देंगे आउटपुट से तो आपका ये निकल करके आ जाएगा। क्लियर है कहानी? तो पहली चीज़ तो ये यू शेप में होता है। दूसरी कहानी क्या है कि शुरू में क्या होगा, ये कम होगा, इट टेंड्स टू फेल व्हेन रिटर्न टू अ फैक्टर आर इंक्रीजिंग। मतलब जब रिटर्न बढ़ रहा होता है तो ये क्या हो रहा होता है, ये गिर रहा होता है, और ये बढ़ रहा होता है जब हमारा जो रिटर्न है, जो फैक्टर है, वो कम हो रहा होता है। सीधी सीधी सी बात है। और ये इस पोजीशन पे जो है स्टेबल हो जाएगा जब हमारा रिटर्न भी स्टेबल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि इसके फैक्टर पे जो है हमारा, अगर वो बढ़ रहा है तो ये कम होगा, वो कम हो रहा है, तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है ना? तो जो भी रिटर्न है उसके और इसके बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। उसके बढ़ने पर ये कम हो जाएगा, उसके कम होने पर ये बढ़ जाएगा, और अगर वो स्टेबल है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। मार्जिनल कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है कि इनमें से कौन सा कर्व यू शेप में बनता है, या इसका कर्व किस शेप में बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, यू शेप है, इस तरह से पूछ लेता है। तो अगर आपको नॉलेज होगी तो आप कर लोगे। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, हर एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में जो आपका एडिशनल खर्चा हो रहा है वो क्या है, आपका मार्जिनल कॉस्ट है। यस, तो ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल सम ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। या फिर टोटल कॉस्ट को चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, या टोटल कॉस्ट में से प्रीवियस वाली टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, तो आपका एमसी निकल जाएगा। तो पहले क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है, फिर स्टेबल हुआ, और फिर वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ना लग गया। ठीक है, अब आपसे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपने पीछे जो वीडियोस थे वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो डिक्लाइन हो जाता है और वो जीरो से भी नीचे चला जाता है और वो नेगेटिव में चला जाता है। तो कई बार यहाँ इस तरह से भी पूछ लेता है कि किस कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ते हुए क्रम में होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। अब देखो, क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो उतनी नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या लगता है, कि आप गूगल करो। जैसे आपने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट, आप क्वेश्चन गूगल पे डाल दो एमसीक्यू रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्ट, या एमसीक्यू रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, तो आपको 1, 2, 5, 10, 50, 100 नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस। आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि शायद आप खुद भी ना कर पाओ, ट्रस्ट मी। तो इंस्टीड कि आप अगर किसी बुक को ले रहे हो दैट इज ओके, मना नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो मुझे लगता है उसका एक अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगी। क्लियर है कहानी? और क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको सामने ही होंगे और उनके आंसर्स भी, और आपको टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर मिल जाएंगी हर चैप्टर से रिलेटेड। तो आई गेस कि बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल है गूगल पे, जिसके लिए आपको कुछ एडिशनल और एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत है नहीं। भाई देखो, हम तो ऐसे वाले आदमी हैं, मतलब चीपर से कह सकते हो, क्यों, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं, है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपका जुगाड़ बैठा रहे हैं। तो ना कोई खर्चा करना और ना ही कुछ एक्स्ट्रा। हाँ, अगर एक्स्ट्रा हैं तो डेफिनेटली आप बुक खरीद सकते हो। हालांकि ये सब बातें मजाक में कही गई हैं, सब कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, तैयारी करना। तो अगर आपको कहीं से कोई भी मटेरियल मिल रहा है तो आप उसको क्या करो, कर लो। और मेरे को तो सबसे बेस्ट ना गूगल लगता है। कोई भी टॉपिक लो, कुछ भी लो, वहाँ पर आपको बहुत ईजीली चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। बाकी बुक्स भी अच्छी हैं, और अगर कहीं से टेस्ट सीरीज मिल रही है तो वो भी अच्छी है। सिलेक्शन होना चाहिए, इससे ज़्यादा अपने को
क्या ही फर्क पड़ रहा है, बोलो हाँ कि ना। अगर हाँ सिलेक्शन से मतलब है तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्लियर हो गया, चलो तो मार्जिनल कॉस्ट अगर क्लियर हो गया है फिर आगे बढ़ते हैं। इनकी रिलेशनशिप भी तो देखनी है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम दो के बीच का रिलेशन देख लेते हैं, एक तो टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, एक चीज़ समझ में यहाँ पर आपके आ रही होगी, और जो बात समझ में आ रही होगी वो बात यह है। अब कौन सी बात है सर, हमें भी बता दो। इसको मारो गोली, ये यहाँ पे कुछ नहीं है ये वाला। ठीक है साहब, ये हो गया खत्म। अब आ जाते हैं अपने। आप एक चीज यहाँ पर देखो, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, बोलो हाँ सर दिख रहा है। सर हमें तो बहुत कुछ दिख रहा है सर। सर हमें ये कर्व यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। यस सर, ये यहाँ तक सर, यहाँ तक, बस बस सर बस, ये यहाँ तक बढ़ा है ये वाला कर। तो सर ये बढ़ तो रहा है, लेकिन हमें ये लग रहा है ये डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, क्योंकि सर ये अगर इंक्रीजिंग रेट पर होता तो ये इस तरह से बनता, लेकिन सर ये इस तरह से तो बन नहीं रहा, ये इस तरह से बन रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो सर ये बढ़ तो रहा है, लेकिन ये घटते हुए क्रम में बढ़ रहा है। तो जब ये वाली कंडीशन आएगी कि टोटल कॉस्ट बढ़ेगा तो सही, लेकिन घटते हुए क्रम में बढ़ेगा, है ना। टोटल कॉस्ट क्या है, घटते हुए क्रम में बढ़ेगा, तो हमें क्या माना जाएगा भाई, बोलो क्या माना जाएगा। तब ये माना जाएगा, देखो ये बड़ा, ये फिर डिक्लाइन हुआ हल्का सा, फिर स्लोप आया यहाँ पर। अब ये वाली शेप भी पूछ सकता है कि साहब कौन सी शेप है, ये कॉनकेव है क्या कॉन्वेक्स है, पर बता दो फटाफट से। तो कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट से क्या शेप है, पोस्ट करके फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। तो जब हमारा टोटल कॉस्ट कर्व डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा होता है, तो साहब हमारा जो ये वाला कर्व है ये भी बेचारा घट रहा होता है। और सर सुनिए तो सही, सर सुनिए तो सही, जब हमारा कर्व इस पॉइंट पर आता है और हमारा पॉइंट इस पॉइंट पर आता है, ये दो पॉइंट है, तो टोटल कॉस्ट कर्व क्या होता है, टोटल कॉस्ट कर्व क्या हो जाता है, रुक जाता है थोड़ा सा। क्या हो जाता है, रुक जाता है, और यहां पर ये अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। क्या कर देता है, यहां पर ये अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। ठीक है, तो अब यहां पर वास्तव में हो क्या रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि टीसी जो अभी इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा था वो अब नहीं, सॉरी एक सेकेंड, टीसी जो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा था वो अब इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा। ओके, मतलब यहां तक तो वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा था, लेकिन इसके आगे जैसे ही ये जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो गया, अब देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। ये इस तरह का कर्व जो है आपको देखने को मिलेगा। और जब ये अपनी पोजीशन चेंज करता है उस वक्त मार्जिनल कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पर होती है, ये इसका लोएस्ट है। और जैसे ही वो इंक्रीजिंग रेट पर ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है, वैसे हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी बड़े प्यार से नीचे से ऊपर की तरफ टर्न होना शुरू हो जाती है। तो ये तीन चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद आ रहा है आपके पास कर्व्स का शहंशाह। यहाँ पर हमने सारी की सारी ही जितनी भी ऑब्जर्वेशन है लिख डाली। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम AC और MC को समझ लेते हैं। अब AC और MC है कहाँ, तो भाई देखो AC तो ये रहा, देखो AC तो ज़रूरी है क्योंकि गर्मी हो रही है, तो AC तो ये रहा, और बाकी
AC जब ओ हो ऊपर से नीचे आया, घटा 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 अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, और ये क्या बढ़ने लग गया, AC कर्व ऊपर से नीचे आया और फिर वो बढ़ने लग गया। यस और नो? क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? ठीक है भाई। अच्छा जी, और सर ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, देखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये वाला है, ये नीचे से शुरू हुआ, फिर ये ऊपर बढ़ने लगा, ये और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर होते हुए सर इसने तो इसका गला काट दिया, इसने तो यहाँ पर एक दूसरे को सर इंटरसेक्ट कर दिया। करने दो, तो ये आगे ऊपर बढ़ गया और ये यहाँ तक पहुँच गया। अभी हमें केवल यही दो कर्व देखने हैं। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपका जब AC ये वाला ये पोजीशन डिक्लाइन हो रही है, तो MCB देखो नीचे भाग रहा है। यस, AC नीचे जा रहा है तो MCB क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। और ठीक है ना, MC नीचे जा रहा है तो AC भी क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा तेजी से भाग रहा है? ये यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ पे टिक गया, ये यहाँ से शुरू हुआ, ये सीधा यहाँ पे टिक गया। बताओ कौन तेजी से दौड़ रहा है? AC। तो AC ज़्यादा तेजी से दौड़ता है, हाँ AC हाँ AC ज़्यादा तेजी से दौड़ता है। तो AC कर्व जो है रिमेन बिलो AC कर्व, हाँ MC कर्व जो है वो किसके नीचे रहेगा? AC के नीचे रहेगा। बात तो सही है साहब। दूसरा क्या है, अब यहाँ पर AC क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। AC क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। अब जब AC बढ़ना शुरू हो गया तो MC भी देखो तेजी से भाग रहा है। अब ये तेजी से भागने लगा, तो जब ये तेजी से भागने लगा तो अब MC AC के ऊपर आ गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बात ये वाली? चलिए, दो चीज़ें तो ये समझ में आ गई। अब इसके बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद हम MC और AC की बात कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों कब कट करेंगे एक दूसरे को? लोएस्ट पॉइंट पर। कब कट करेंगे एक दूसरे को? लोएस्ट पॉइंट पर। AC का भी अपना लोएस्ट पॉइंट होगा और MC का भी अपना लोएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशंस में है। क्लियर है? इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसकी तो बात हो गई। एक तो इसकी हम ले लेते हैं, ये कौन सा कर्व आ रहा है सब? ABC, ठीक है ना। एक AC की बात ले लेते हैं, MC की ले लेते हैं, MC के साथ रिलेशन देख लेते हैं। अच्छा एक बात देखो, ये वाला जो कर्व है ये ABC है, और ये वाला जो कर्व है ये MC है। ABC ज़्यादा है किससे? MC से। कब? जब ABC दोनों ही घट रहे हैं, हालांकि घट तो दोनों ही रहे हैं, ठीक है। तो पहली पोजीशन पे क्या है? ABC इज मोर देन द MC। फिर कहानी आगे एक दूसरे के इक्वल हुई, MC और ABC क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? MC विल बिकम मोर देन द ABC। यहाँ तक तीन चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब MC और AC डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देखो ये कर्व मैंने प्रयास एक एक कई किया, लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस करो तो इन कर्व को अलग अलग बनाना, अलग अलग रिलेशन के साथ। अब AC ये रहा, ये भी नीचे जा रहा है ना। AC और MC का तो हो गया, ये भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो कुछ और ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो अगर AC घटेगा, AC अगर घटेगा तो MC क्या होगा? इज लेस देन द AC। MC कम है, AC ज़्यादा है। जब AC जो होगा बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है, तो MC क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, स्टेबल पोजीशन पे होंगे, तो AC और MC क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। देखिए टेबल आपके पास नहीं आने वाली है, और सॉल्व करने के लिए, कर्व बनाने के लिए आपको नहीं आने वाला है।
आपको केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी है। तो इन कर्व्स की अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ जाओगे कि कब किस पोजीशन पर क्या होता है, कब किस पोजीशन पर क्या होता है, तो आपके लिए इन्हें करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट क्वेरी आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। किसमें लिख सकते हो? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी का हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, वीडियोस चलती रहेंगी, क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। तो इसके बाद कल हमारी एक वीडियो रहेगी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। आगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपनी क्वेरीज और डाउट ज़रूर भेजिए अगर हैं तो, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।